Students, I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department, Mahila College, Chaibasa. Today we will read paper Accounting and Finance Management for BCA 6th semester. And today we will discuss topics accounting, journal, ledger, and trial balance. And today this is second lecture. Okay. First of all, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ये चूँकि लास्ट वीडियो में मैंने जो अकाउंटिंग का टॉपिक मैंने डाला था उसमें ये 2-3 स्लाइड एक्चुअली अपलोड नहीं हो पाया था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। तो उस पहला प्रेजेंटेशन के बाद मैं सेकंड प्रेजेंटेशन में उसको मैंने ऐड कर दिया है और यहाँ आप इसको क्लियर समझे। यहाँ जो हम लोग इसमें अकाउंटिंग का 2-3 टॉपिक जो बचा था यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ चूँकि बाकी जो बच गया था डेबिट एंड क्रेडिट कॉन्सेप्ट्स का रूल्स, कि जो हम लोग डेबिट और क्रेडिट जो करते हैं जो भी अकाउंटिंग में, तो क्या कॉन्सेप्ट है उसके, और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ए लेजर अकाउंट ऑल्सो नोन एज टी अकाउंट। टी का एक्चुअली सिंबल जो देख रहे हैं, जो बीच में लाइन और दोनों साइड में बैलेंस है, एक्चुअली उसको उस तरह से ये लेजर अकाउंट बनता है। तो देखिए आप, कंसिस्ट ऑफ 2 साइड्स, ए लेफ्ट हैंड साइड एंड ए राइट हैंड साइड, मतलब दोनों तरफ आपके वो जो भी लेजर अकाउंट जो बनता है वो दोनों तरफ साइड होता है, और एक डेबिट और एक क्रेडिट जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है। इन प्रैक्टिस द टर्म डेबिट इज नोटेड बाय DR। डेबिट को जनरली शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, DR, एंड क्रेडिट को CR। ठीक है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्मल बैलेंस ऑफ अकाउंट्स हेल्प अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इजीली। अब देखिए, नॉर्मल बैलेंस ऑफ अकाउंट्स मदद करता है कोई भी डेबिट क्रेडिट जब हम लोग देखना समझना चाहते हैं, तो इस नॉर्मल बैलेंस को हम लोग चेक करते हैं किस तरह से ये डेबिट क्रेडिट को हम लोग को आसान बनाता है। If the normal balance of an account is debit, we shall record any increase in that account on the debit side and any decrease on the credit side। थोड़ा इसको समझना है कि जब हम लोग कोई नॉर्मल बैलेंस अकाउंट का करते हैं, डेबिट करते हैं, तो वो एक्चुअली इंक्रीज करता है अकाउंट की तरफ, डेबिट साइड की तरफ, और क्रेडिट के साइड की तरफ क्या करेगा, फिर उधर भी डिक्रीज करेगा। If on the other hand the normal balance of an account is credit, we shall record any increase that the account on the credit side and any decrease on the debit side। इसको थोड़ा हम लोग नीचे समझ लें, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से यहाँ क्लियर होगा, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको बीच में। सबसे पहला देखिए, अगर एसेट अकाउंट्स है, एसेट आप समझ रहे हैं, जो हमारे संपत्ति जो हमारा एसेट जैसे लैंड है या आपका मशीनरी है, ठीक है, तो ये नॉर्मल बैलेंस में कहता है डेबिट है। रूल में कहता है कि एन इंक्रीज इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड ए डिक्रीज इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ऑल एसेट अकाउंट। जितने भी एसेट अकाउंट में जब हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है, तो डेबिट साइड जो रिकॉर्ड होगा वो हमेशा जो है इंक्रीज करेगा, और क्रेडिट साइड की ओर डिक्रीज करेगा, घटेगा। ठीक है, जितने भी एसेट अकाउंट है। फिर एक्सपेंस अकाउंट में देखिए, नॉर्मल बैलेंस क्या है, डेबिट, एन इंक्रीज इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड ए डिक्रीज इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ऑल एक्सपेंस। जितना भी एक्सपेंस अकाउंट हम लोग जब एंट्री करेंगे तो डेबिट साइड में हमेशा इंक्रीज होगा, ठीक है, और क्रेडिट साइड में क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। लायबिलिटी अकाउंट में फिर क्रेडिट होगा, एन इंक्रीज इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड ए डिक्रीज इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। लायबिलिटी देखिए, डिपेंड करता है कि लायबिलिटी मतलब क्या है, हमको देना है, पेमेंट करना है। अब वहाँ पर क्या होगा कि क्रेडिट साइड मतलब देना है, तो क्रेडिट साइड मेरा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, और डिक्रीज होगा डेबिट साइड। ठीक है, जितने लायबिलिटी, जो कि मान लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा देना है हमको, लायबिलिटी अकाउंट है, तो जैसे जैसे पेमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, मेरा डेबिट साइड घटते जाएगा, तो ये डिक्रीज होगा, और क्रेडिट साइड मतलब जो पेमेंट कर रहे हैं वो बढ़ते चले जाएगा। तो ये लायबिलिटी अकाउंट, इस तरह से समझते चले हम लोग। नेक्स्ट जो है, फोर्थ पॉइंट जो है, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट्स। ये चूँकि नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है, इसको थोड़ा समझ लें। एन इंक्रीज इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, जैसे रेवेन्यू क्या, इनकम हमारा है, तो जनरली क्या होता है कि क्रेडिट साइड हमारा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और डेबिट साइड से क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो घटेगा वो, जितने भी रेवेन्यू अकाउंट्स हैं। कैपिटल और इक्विटी अकाउंट्स, ये भी देखिए नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है। अब एन इंक्रीज इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में जब बढ़ेगा इधर, एंड डिक्रीज इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। जितने इक्विटी जो कैपिटल जो मूल जो होता है अकाउंट बोलते हैं हम लोग उसको, तो ये हमेशा देखना है, क्रेडिट साइड हमेशा बढ़ेगा और डेबिट साइड घटेगा। कॉन्ट्रा अकाउंट,
Always opposite to the relevant normal account, the normal balance of a contra account can be debit balance और एक क्रेडिट बैलेंस। एग्जाम्पल के तौर पर कॉन्ट्रा अकाउंट में जो क्या है, अकाउंट्स रिसीवेबल इज एन एसेट अकाउंट दैट नॉर्मली हैज ए डेबिट बैलेंस। जो अकाउंट्स हमको मिलना है, जो रिसीव हमको होना है, जो एसेट अकाउंट की तरफ, एक्चुअली वो डेबिट बैलेंस रहता है। ठीक है। द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, मान लीजिए कुछ डाउटफुल आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, जो कॉन्ट्रा अकाउंट में हम लोगों ने देखा था, तो वो अकाउंट रिसीवेबल है, मतलब मिल भी सकता है, और हमेशा वो नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होगा, मतलब वो जनरली आ सकता है। ठीक है। इसको थोड़ा जितना अभी हम लोगों ने 6 रूल्स पढ़ा, उसको समरी यहाँ हमने किया है। राइट साइड में जो देखिएगा बॉक्स में डाला है मैंने, यहाँ पर देखिए समरी, लेफ्ट साइड में तो एग्जाम्पल है जिसका हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए वहाँ पर अकाउंट टाइप एसेट है। ठीक है। एसेट तो नॉर्मल बैलेंस डेबिट है। अब देखिए इंक्रीज क्या होगा, डेबिट साइड, जो एसेट अगर हमारा है। ठीक है। लेकिन डिक्रीज क्या होगा, क्रेडिट साइड। एक्सपेंस होगा तो फिर नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, इंक्रीज क्या होगा, हमेशा डेबिट होगा, और डिक्रीज क्या होगा, क्रेडिट। जो अभी हम लोगों ने देख रहे थे सब, उसको यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू हमने यहाँ दिखाया है। लायबिलिटी क्या होगा, नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, तो इंक्रीज क्रेडिट, जैसे लायबिलिटी हमारा जैसे से हम मतलब डिक्रीज देखे डेबिट हो रहा है, जैसे देना है, जो भी हमको पेमेंट करना है वो घटते जाएगा, और इंक्रीज मतलब जो चूँकि पेमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या क्रेडिट हमारा हमारे अकाउंट से क्या होगा, वो जाते चलते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। फिर रेवेन्यू और इनकम, ये भी देखिए इंक्रीज क्रेडिट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होते जाएगा आपका डेबिट। इक्विटी कैपिटल, क्रेडिट होगा आपका इंक्रीज, डिक्रीज होगा डेबिट। तो इस तरह से देखिए, फिर नीचे देखिए हमने लिखा है क्रेडिट इफ़ नॉर्मल बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रा अकाउंट, वही कॉन्ट्रा के बारे में जो हम लोग 6 पॉइंट देखे, तो उसको मैंने यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू दिखाया, बट वही है जो 6 हम लोगों ने रूल्स पढ़ा, उसी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखा। इसको और क्लियर समझने के लिए एक यहाँ नीचे एग्जाम्पल हमने डाला, इसको और समझ लीजिए। अगर यहाँ आपको अगर डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए एक सिंपल एग्जाम्पल हम यहाँ लिया कि एक कोई छोटा व्यापारी है, उसने 95,000 से बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। ठीक है। कैश उसके पास 95,000 था। फर्नीचर सेकंड में देखिए, फर्नीचर परचेज फॉर कैश टू बी यूज्ड इन बिजनेस 8,000, 8,000 रुपया उसने खर्च किया फर्नीचर के लिए, जो कि बिजनेस में लगाना उसको था, जो बिजनेस बन चुके स्टार्ट किया। तो फिर 40,000 कैश देके वो कुछ गुड्स खरीदा। फिर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बिग ट्रेडर्स, मैंने बिग ट्रेडर्स कोई कंपनी था जिससे वो क्रेडिट पर माल लिया, 57,000 का गुड्स लिया। पेमेंट उसको बाद में करना है, ये उसका, ठीक है, बाद में उसकी लायबिलिटीज हो गया। अभी हम लोग आगे देखेंगे अगले स्लाइड में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000, फिर कुछ उसने सेल किया गुड्स 5,000 रुपीज़ में कैश। फिर परचेज इक्विपमेंट फॉर बिजनेस 4,000 में उसने कुछ इक्विपमेंट परचेज किया। फिर 1,500 में उसने जॉन रिटेलर्स को माल मतलब अपने गुड्स को सेल किया क्रेडिट के रूप में, मतलब पेमेंट वो नहीं किया बट क्रेडिट है जो उसको बाद में आएगा, रिसीवेबल है उसका। पेड सैलरी टू एम्प्लॉय 1,200, फिर एम्प्लॉय को किसी को 1,200 पेड सैलरी किया। अब देखिए इसको अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे इसको हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, कैसे इसको हम लोग मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड कहता है आइडेंटिफाई द अकाउंट। सबसे पहले पहचानिए कि किस ट्रांजेक्शन के लिए कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है और किधर इंक्रीज होगा किधर डिक्रीज होगा, ये ध्यान देना है इसमें। तो देखिए 8 हमारा एंट्री था, 8 हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स किए हैं। अब 8 का देखिए अलग अलग। पहला सबसे पहला देखिए, पहले क्या था, उसने बिजनेस स्टार्ट किया था 95,000 से, तो कैश, चूँकि कैश उसने स्टार्ट किया तो वो उसका एसेट हो गया, और ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेबिट उसका 95,000 से इंक्रीज हो गया, मतलब उसके पास आ गया पैसा। और क्रेडिट देखिए वो भी इंक्रीज होगा, चूँकि ऑलरेडी कैपिटल हो गया उसका, मतलब उसके पास वो पैसा, मतलब मूल पैसा हो गया, कैपिटल उसका मूलधन इसको बोल सकते हैं हम लोग, इक्विटी उसके पास एसेट हो गया ये। तो दोनों तरफ देखिए 95,000 इंक्रीज हो गया। सेकेंड जो था, उसने फर्नीचर खरीदा था 8,000 का, जो बिजनेस में लगाने के लिए, ठीक है। तो देखिए वो भी एसेट है, चूँकि फर्नीचर लाया तो वो भी एसेट हो गया, चूँकि कैश खरीदा उसने। अब देखिए ध्यान दीजिए ऊपर में, इंक्रीज डेबिट 8,000 हो रहा है, बट क्रेडिट क्या हो रहा है, 8,000 डिक्रीज हो गया। चूँकि जो उसने कैश खरीदा तो जो उसका पैसा था वहाँ से घटेगा ना, तो इसलिए देखिए वो क्रेडिट से जो पैसा उसका था वहाँ से डिक्रीज हो गया। बट उसके फर्नीचर में एसेट में क्या हुआ, बढ़ोतरी हो गया, मतलब 8,000 का उसके पास और एसेट आ गया। फिर थर्ड देखिए, परचेज किया उसने, क्योंकि आप उसको मिलाते मैच कराते आएंगे, 40,000 का उसने गुड्स परचेज किया, तो परचेज होगा, चूँकि कैश खरीदा उसने। अब चूँकि ये खरीदा तो क्या एक्सपेंस में आएगा, खर्च हुआ ना उसका पैसा, तो इंक्रीज देखिए, डेबिट क्या होगा, 40,000 उसका बढ़ जाएगा, खर्च हो गया। बट क्रेडिट क्या हो गया, 40,000 देखिए वो भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो पैसा था उसके पास से वो भी घटेगा, और उसका डेबिट जो है एक्सपेंस हो गया तो इंक्रीज हो गया उधर, ठीक है।
अब फोर्थ पॉइंट जो है उसका, फोर्थ में क्या था उसका, उसने 57,000 का क्रेडिट पर बिग ट्रेडर्स से गुड्स खरीदा उसने क्रेडिट पर। अब देखिए यहाँ पर परचेजेस अकाउंट्स पेबल, चूँकि वो पैसा खरीदा क्रेडिट पर बट उसको दिया नहीं, बस अकाउंट्स पेबल है वो, तो लाइबिलिटी हो गया। तो देखिए एक्सपेंस खर्च तो हुआ और लाइबिलिटी भी हो गया। अब क्या होगा, दोनों तरफ इंक्रीज होगा, मतलब पर्च खरीदा भी तो 57,000 डेबिट भी हो गया और लाइबिलिटी भी बढ़ गया उसका 57,000, क्योंकि उसको देना है। ठीक है, यहाँ से क्लियर आपको हो रहा होगा। फिर 5 देखिए, सोल्ड गुड्स जो किया 5,000 में, कैश सेल्स, चूँकि सेल्स जो हुआ कैश हुआ, चूँकि एसेट में अब क्या है कि 5,000 का उसने जब गुड्स बेचा तो अब एसेट तो उसका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और रेवेन्यू जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसने सेल किया तो स्वाभाविक है कि उसको बेनिफिट हुआ होगा, तो 5,000 उसको क्रेडिट भी हो गया, तो दोनों तरफ इंक्रीज कर गया। 6 में उसने 4,000 का फिर परचेज खर्च इक्विपमेंट किया, कुछ खरीदा। फिर अब जब खरीदा तो एसेट क्लियर है कि एसेट जो है बढ़ेगा, इक्विपमेंट बढ़ गया और जो पहले से था और एसेट हो गया, तो 4,000 का उसका डेबिट हो गया। बट चूंकि कैश जो था, जो उसने कैश खरीदा, तो जितने पैसा उसके पास थे उससे कुछ ना कुछ घटेगा, तो 4,000 फिर क्रेडिट हो गया उसके अकाउंट से। ठीक है, 7 जो था उसका, उसने क्या किया, 1,500 में जॉन से उसने क्रेडिट को मतलब सेल किया क्रेडिट पर, मतलब वो पेमेंट किया नहीं बट उसको सेल किया। अब क्या हुआ, अकाउंट्स रिसीवेबल, चूँकि पैसा उसको मिलना है तो अकाउंट रिसीवेबल में अकाउंट जाएगा, लेकिन सेल्स होगा। अब देखिए एसेट है रेवेन्यू, चूँकि सेल भी किया तो उसको इनकम भी हुआ, तो दोनों ही इंक्रीज होगा उसको, एसेट भी 1,500 डेबिट हो जाएगा और उधर क्रेडिट भी 1,500, दोनों चूँकि बैलेंस इसको करना है। और लास्ट जो था उसका सैलरी पेमेंट किया था 1,200 एम्प्लॉय को, तो ये चूँकि सैलरी गया तो क्लियर है कि एक्सपेंस होगा, तो एक्सपेंस में भी जितना खर्च है उसमें से इंक्रीज कर गया ना, जितना खर्च उसने किया तो उसमें 1,200 क्या हुआ, डेबिट हो गया। और चूँकि उसके पास जो एसेट था, जो कैश से निकला, तो 1,200 जो अपने पॉकेट से दिया तो वो भी उसका चला डिक्रीज हो गया, घट गया, तो 1,200 वहाँ से देखिए क्रेडिट हो गया। इस तरीके से हम लोग जो अभी हम लोगों ने देखा, जितने भी हम लोगों ने रूल्स पढ़ा, उसके आधार पर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर हमने शो किया। तो ये 3 स्लाइड जो लास्ट अकाउंटिंग का जो बचा हुआ था उसको हम लोग यहाँ पर पढ़े। अब जो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पढ़ना जर्नल। ठीक है, ये तीनों जो लास्ट स्लाइड का था अकाउंटिंग का बेसिक्स थे। अब हम लोग न्यू चैप्टर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जर्नल। मीनिंग ऑफ जर्नल, जर्नल है क्या? एन अकाउंटिंग जर्नल इज ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ ए बिजनेस, मतलब जितने भी हम लोग बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स करते हैं फाइनेंशियल, सारे अकाउंट्स जो है जर्नल में हम लोग जानते हैं पूरे डिटेल्ड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और जो हम लोग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं यहीं से सबसे पहले एक्चुअली एंट्री स्टार्ट होता है, जर्नल से। द एंट्रीज इन एन अकाउंटिंग जर्नल आर यूज टू क्रिएट द जर्नल लेजर विच इज़ देन यूज टू क्रिएट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस। तो जितने भी अकाउंटिंग जर्नल, यहाँ से एक्चुअली जर्नल लेजर शुरू होता है, जहाँ से पूरे बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग यहाँ से बनाते हैं। बिफोर कंप्यूटराइज्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, द ट्रांजेक्शन्स वर एंटर्ड मैनुअली into a journal and then posted to the journal ledger. Apart from the journal, accountant maintain various other journal including purchase and sale journal, cash receipt journal and cash disbursement journal. कहता है कि जनरल जो अकाउंटेंट जो एक्चुअली मेंटेन करता है कई सारे अकाउंट्स, जैसे परचेज सेल है, कैश रिसिप्ट है, कैश जो भी डिस्बर्समेंट हुआ, जो भी खर्च होता है, तो इसके लिए वो अकाउंटिंग जर्नल वो रेडी करता है, और जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं सबको रिकॉर्ड करता है इन्फॉर्मेशन ग्रुप में। द डिटेल ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कैन बी डिराइव फ्रॉम इनवॉइस। एक्चुअली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आते कहाँ से? इनवॉइस, जो बिल, जो हम लोग जाते हैं कहीं पर कुछ खरीदते हैं तो इनवॉइस जो जनरेट होता है। परचेज ऑर्डर, मान लिया कुछ कोई खरीदने के लिए कुछ ऑर्डर किया तो परचेज ऑर्डर। रिसिप्ट, कुछ उसको मिला। कैश रजिस्टर, जो भी कैश आया, और अदर डेटा सोर्सेज। ठीक है, तो ये सब जगह से वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को वो मेंटेन करता है। Once we analyze the transactions, the information is documented in a chronological order in the journal. Chronological मतलब क्या होता है? इंडेक्स के रूप में, एक के बाद एक के बाद एक, है ना, स्टेप बाय स्टेप जो भी इन्फॉर्मेशन जो आते हैं सबको डॉक्यूमेंटेशन करता है, सारे ट्रांजेक्शन्स को। ईच ट्रांजेक्शन्स दैट इज लिस्टेड इन द जर्नल इज नोन एज ए जर्नल एंट्री, और जर्नल में जितना भी ट्रांजेक्शन की एंट्री करेगा अकाउंटेंट, सारे को हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। दिस इन्फॉर्मेशन इज देन रिकॉर्डेड इन द लेजर, फिर ये सारे जो इन्फॉर्मेशन फिर लेजर में जाकर रिकॉर्ड होगा, जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। द जर्नल एंट्रीज आर यूजुअली रिकॉर्डेड यूजिंग द डबल एंट्री मेथड ऑफ बुक कीपिंग। ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इनटू 2 कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट, जो हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो डबल एंट्री मेथड में जिसमें दोनों कॉलम होगा, डेबिट और क्रेडिट। अभी हम लोग देख भी रहे थे डेबिट क्रेडिट का कैसे वो एंट्री हो रहा है।
अब देखिए एग्जांपल यहाँ पर हमने ले रहा है कि इफ़ वी परचेज ए पीस ऑफ इक्विपमेंट विद कैश, कुछ इक्विपमेंट हम लोग खरीद रहे हैं कैश के साथ में, तो द टू ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ए जर्नल एंट्री। अब देखिए जर्नल एंट्री में यहाँ पर दो ट्रांजेक्शंस होगा। वी विल हैव टू डिक्रीज द कैश अकाउंट एंड इंक्रीज द एसेट अकाउंट। क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है कि जब हम लोग कुछ पैसा से कैश से हम लोग कुछ इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, तो क्या हो रहा है हमारे कैश से तो पैसा जा रहा है, मतलब तो डिक्रीज होगा, घट रहा है, लेकिन एसेट हमारा बढ़ रहा है, जो हमारे संपत्ति है हमारे पास में उसमें क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, तो वो इंक्रीज होगा। तो देखिए दो जगह एंट्री कैसे हो रहा है। सिंपल एक डेट डाला हमने, जो कि कल वीडियो बनाया था, कल से लेकर आज तक हमने एक डेट डाला। अकाउंट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन होगा, क्या हम लोग खरीद रहे हैं, तो ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। अब देखिए कैश, चूँकि कैश परचेज हो रहा है, तो देखिए डेबिट भी 8000 हुआ, क्रेडिट 8000 हुआ। डेबिट हो रहा है क्योंकि हमारे जो जो कैश था हमारा वहाँ से डेबिट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कैश अकाउंट घट रहा है, बट एसेट अकाउंट हमारा बढ़ रहा है। तो देखिए दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए इस तरह से हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। फॉलोइंग आर द 3 स्टेप्स फॉर कंप्लीटिंग जर्नल एंट्री। जो किसी बिजनेस में जब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं 3 स्टेप हम लोग ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस दैट अफेक्ट आवर बिजनेस। क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो भी होता है सबसे पहले उसको पहचानना जरूरी है कि बिजनेस में कौन सा अकाउंट और किस जगह हम लोग उसको एंट्री करेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। एनालाइज हाउ द ट्रांजेक्शंस चेंज द अकाउंटिंग इक्वेशन, वेदर इट हैज इंक्रीज और डिक्रीज एंड बाई हाउ मच। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ट्रांजेक्शंस इक्वेशन कैसे हो, हम लोग उसको किधर इंक्रीज तरफ डालना है, किधर डिक्रीज होगा और कितना करना है, ये सब हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। यूज डेबिट एंड क्रेडिट टू रिकॉर्ड द चेंजेज इन द जर्नल। जो जर्नल हम लोग एंट्री करते हैं वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि डेबिट किधर होगा और क्रेडिट, मतलब डेबिट क्रेडिट ये एकदम ध्यान रखना पड़ेगा। आइडियली द डेबिटेड अकाउंट्स आर लिस्टेड बिफोर क्रेडिट अकाउंट्स एंड एवरी जर्नल एंट्री इज अकम्पनीड बाय द ट्रांजेक्शन टाइटल, डेट एंड डिस्क्रिप्शन। जनरली हम लोग उसको लिस्ट कर लेते हैं कि कौन कौन क्रेडिट अकाउंट होगा और कौन कौन डेबिट होगा, उसके बाद हम लोग फिर ट्रांजेक्शन टाइटल, डेट के हिसाब से डिस्क्रिप्शन हम लोग एंट्री करते चले जाते हैं। कुछ एडवांटेज हमने जर्नल का लिखा है। क्या एडवांटेज है जर्नल करने से, एंट्री करने से? पहला है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। जितना भी ट्रांजेक्शन्स होंगे डे टू डे इंफॉर्मेशन हम लोग उसको जर्नल में एंट्री करेंगे, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल, मतलब हर दिन का जितना ट्रांजेक्शन होगा, अगर एक दिन में 100 ट्रांजेक्शन है तो हम लोग पूरा उसको रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। सेकंड क्या है, मिनिमाइजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। इससे क्या फ़ायदा होगा कि कोई भी फाइनेंशियल में डेबिट क्रेडिट अगर हम लोग सही से एंट्री कर रहे हैं तो हमारा एरर हमारा होना, पैसा एक एक पैसा का हिसाब आराम से मिल जाएगा, एरर का पॉसिबिलिटी बहुत कम होगा। नरेशन, एक्सप्लेनेशन देंगे उस नीचे में, हर ट्रांजेक्शन में नीचे में लिखेंगे पर्टिकुलर में कि किस चीज़ के लिए खरीदा हुआ, डिस्क्रिप्शन में। हेल्प्स टू फाइनलाइज द अकाउंट्स, पूरे अकाउंट्स को फाइनल बनाने में ये लेजर पूरा पोस्टिंग और पूरा उसको इसका आधार पर आराम से कर सकते हैं हम लोग। ऑल ट्रांजेक्शन्स विच आर रिकॉर्डेड आर सपोर्टेड विद द रिसिप्ट और बिल, सो वी कैन चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ ईच जर्नल एंट्रीज विद देयर बिल्स। क्योंकि जितने बिल और जितने रिसिप्ट हमारे पास हैं सबका रिकॉर्डेड इससे मेंटेन होगा, और इससे बेनिफिट क्या होगा कि जितने एंट्रीज और हम लोग ने बिल के थ्रू कर रहा है तो एक ऑथेंटिसिटी होगा, मतलब कंफर्म होगा कि हाँ इस बिल के अगेंस्ट में इसमें एंट्री किया गया है। जर्नल रिकॉर्ड्स ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन वन प्लेस ऑन द टाइम एंड डेट बेसिस। हर दिन का, हर समय का वहाँ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड उसमें मेंटेन होता है जर्नल में। देयर इज ए मिनिमम चांस टू अवॉइड एनी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन बिकॉज इन ए जर्नल वी रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन ऑन अ डेट बेसिस। तो बहुत मतलब कम चांस होता है कि जिसमें कहीं गड़बड़ी हो ट्रांजेक्शन में, क्योंकि हर डेट में हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हम लोग जर्नल में एंट्री करते हैं। Accountants write each journal entry's narration below that journal entry so another auditor can know what is the reason of that journal entry। क्योंकि अकाउंटेंट जो एंट्री करता है तो जो भी जर्नल एंट्री करेगा, जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसका वो रीजन भी लिखते चलेगा वहाँ पर, ताकि जब ऑडिट होता है, क्योंकि अकाउंट्स का तो नियम है ऑडिट होगा, जो ऑडिटर आएंगे बाहर से तो उसको ये मालूम चल पाएगा कि ये पैसा किसके लिए खर्च है या किसके लिए आया, तो उसका सारा एंट्री वहाँ समझ पाएगा। नेक्स्ट जो इसका है, in a journal we record each transactions after deep analysis of 2 accounts on the basis of double entry system। चूँकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग इस आधार पर हम लोग यहाँ ट्रांजेक्शन करते हैं, तो सो देयर इज ए मिनिमम चांस, बहुत जर्नल में कम चांस है जो मिस्टेक होने का चांस है, क्योंकि दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट हम लोग कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं उसको। जर्नल इज द बेसिस ऑफ पोस्टिंग ट्रांजेक्शंस इन लेजर अकाउंट्स। विदाउट मेकिंग ऑफ द जर्नल एन अकाउंटेंट कैन नॉट मेक लेजर अकाउंट्स। तो ये एक्चुअली जर्नल ही जो है आधार है किसी भी लेजर अकाउंट का एंट्री करने का, पोस्टिंग करने का। तो विदाउट जर्नल हम कोई भी अकाउंटेंट लेजर नहीं बना सकता हो। इफ़ देयर इज ए मिस्टेक इन लेजर अकाउंट वी कैन ईजिली रेक्टिफाई। मान लीजिए कि एक लेजर में कुछ गलती हो गया, इसके बाद जर्नल के बाद जब लेजर हम लोग जब पढ़ेंगे
कुछ मिस्टेक हो गया तो आसानी से हम लोग जर्नल में जाकर देख लेंगे कि एक्चुअली रेक्टिफाई कर सकते हैं कि कहाँ से मिस्टेक हो रहा है, किस जगह से कुछ एंट्री छूट गया है। तो ये सारे जितने भी थे हम लोग एडवांटेज हैं जो हम लोगों ने जर्नल में का पढ़ा। जर्नल का एडवांटेज इतने सारे था। अब हम लोग पढ़ेंगे सब डिवीजन ऑफ जर्नल। अब देखिए जर्नल को 2 भागों में बांटा गया, जनरल जर्नल, स्पेशल जर्नल। जनरल जर्नल क्या है, ये इन दिस बुक वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब क्रम में, एक सिस्टमेटिक इंडेक्स वाइज, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन आया वैसे वैसे एंट्री करते चले गए। ये जनरल में होगा। वी रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शंस इन दिस बुक विच डू नॉट अकर फ्रिक्वेंटली एंड ऑल्सो विच कैनॉट रिकॉर्ड इन द स्पेशल जर्नल। इसको स्पेशल जर्नल हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। और जितने भी ट्रांजेक्शंस इस तरह से आएंगे उसको बोलेंगे हम लोग जर्नलाइजिंग। ऑल्सो द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन इज नोन एज ए जर्नल एंट्री। उसको जर्नल एंट्री हम लोग बोलते हैं। जनरली जो भी जर्नल हम लोग एंट्री कर रहे हैं, यूजुअली वी पास द ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड एंट्रीज रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेज विच आर ड्यू। मतलब इसमें हम लोग जनरल एंट्री में ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग कितना से किए, कब क्लोज किए, जब रेक्टिफिकेशन मान लिया कुछ एरर आया तो फिर एंट्री किए तो कहाँ से स्टार्ट किए, एडजस्टमेंट अगर कुछ छूट गया था उसका एंट्री, फिर इनकम एक्सपेंसेस जो भी बच गया था अगर कुछ छूट चुका था उसको फिर से एंट्री। तो ये सारे का मेंटेन हम लोग जनरल में करेंगे। सेकेंड स्पेशल जर्नल क्या है, ये एक्चुअली है सब्सिडरी बुक। मान लीजिए कि कुछ में छूट गया है, कुछ हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं कर पाए तो हम लोग स्पेशल जर्नल में करेंगे। However, we record transaction in these books which occur frequently on a regular basis. All the transaction of similar type are recorded in a separate book. इसी तरह से एक और बुक में हम लोग फ्रिक्वेंटली हम लोग वहाँ एंट्री करते जाते हैं। और 8 सब्सिडरी बुक अलग अलग बनाएंगे, जैसे कैश बुक अलग, परचेज बुक अलग, सेल्स बुक अलग, परचेज रिटर्न बने, सबका अलग अलग बुक बनेगा। तो सब्सिडरी मतलब मेन तो है ही आपका जो जर्नल, उसके अलावा अलग से एक कैश बुक बनेगा या लेजर सब बनेगा, ताकि अगर मान लीजिए किस तरह से मिस्टेक हो गया तो यहाँ से हम लोग फिर उसको जनरल में हम लोग सही से उसको रेक्टिफाई कर पाए। तो ये 2 तरह का जर्नल हो गया, ठीक है। अब आता है लेजर। चूँकि बार बार हम जब पढ़ रहे थे जर्नल तो हम लोग बार बार लेजर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए लेजर के बारे में जानेंगे कि लेजर का एक्चुअली मीनिंग होता क्या है। लेजर अकाउंट इज ए जर्नल। अब देखिए जर्नल के बाद अब आया लेजर अकाउंट। ये भी एक जर्नल है जहाँ कंपनी मेंटेन्स द डेटा ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितने ट्रांजेक्शन्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अब यहाँ पर हम लोग सारे बैलेंस शीट के साथ में, और कई सारे अकाउंट इसके अंदर में होंगे। वहाँ तो सिर्फ एक जर्नल था, लेकिन इसमें कई सारे अकाउंट होंगे, जैसे एसेट अलग होगा, अकाउंट रिसीवेबल अलग होगा, अकाउंट पेबल अलग, स्टॉक होल्डर, लाइबिलिटीज, इक्विटी, मतलब अलग अलग जितने भी अकाउंट्स होते हैं सबका यहाँ अलग से लेजर अकाउंट बनेगा। लेजर इज ए बुक दैट कंटेन द अकाउंट। क्लियर है? लेजर क्या है? एक बुक है जिसमें सारे अकाउंट्स इसमें रहेंगे। एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इमर्ज ओनली फ्रॉम द अकाउंट। अगर मान लीजिए जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर जानना चाहता है कंपनी तो इसी अकाउंट से हम लोग लेजर से जान पाएंगे। दस दिस लेजर इज नोन एज द प्रिंसिपल बुक। यही मेन बुक है जहाँ से सारा चीज़ आपको यहाँ से मिलेगा। टैक्स का अलग, रेवेन्यू का अलग, प्रॉफिट लॉस का, सब कुछ का अलग अलग। So the result of all that this is that it is necessary to relate all the information for any account available is from the ledger। ठीक है, जो भी अगर आपको अकाउंट का इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको लेजर से मिल जाएगा। दिस बुक ऑफ अकाउंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर एनी बिजनेस एंड दैट इज वाई इट इज़ नोन एज द किंग ऑफ ऑल बुक। इसीलिए चूँकि सारा बिजनेस में सारा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इसको बोला गया हर एक बुक का किंग, क्योंकि मेन तो सारा एंट्री इसी में रहेगा। ऑल्सो द लेजर बुक इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ द फाइनल एंट्री, और इसी में सारा फाइनल एंट्री हम लोग करते हैं। द लेजर अकाउंट इज थॉट ऑफ द बुक दैट हैज़ ऑल द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। क्योंकि कंपनी का जितना भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है इसी लेजर अकाउंट में आपका एंट्री होगा। अब लेजर को हम लोग सब डिवीजन करते हैं, बांटते हैं। ऑल द जर्नल्स आर पोस्टेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब जैसे जैसे आएगा डेट वाइज, टाइमिंग वाइज वो एंट्री होते जाएगा। एंड इट इज़ क्लासिफाइड ऑर्डर इनटू लेजर, और उसको फिर लेजर में हम लोग बांटते जाएंगे। किस किस लेजर में कौन सा जाएगा यहाँ से हम लोग बांटते चलेंगे। इट इज़ ए बुक विच कंटेन्स द अकाउंट। प्रैक्टिकली लेजर कैन ओनली बी डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। वन इज पर्सनल एंड अदर इज इम्पर्सनल। 2 भागों बांटा गया है, एक तो पर्सनल, दूसरा है इम्पर्सनल। पर्सनल को फिर देखिए डिवाइड किया गया है क्रेडिटर एंड डेबिटर्स में। जितने क्रेडिट और डेबिट का काम होगा पर्सनल में जाएगा। इम्पर्सनल में कैश बुक एंड जनरल जाएगा। अब इसको देखते हैं पर्सनल लेजर। देयर इज मेनली 2 टाइप्स ऑफ लेजर इन द बुक ऑफ अकाउंटिंग। वी विल स्टार्ट विथ पर्सनल। अब पर्सनल का मतलब देखिए एक्चुअली अबाउट द पर्सन, जो हर ट्रांजेक्शन का जो पर्सन वाइज है, हर एक पर्सन का अलग अलग अकाउंटिंग बनेगा, तो यहाँ पर्सनल लेजर में हम लोग एंट्री करेंगे। फर्दर मोर दीज ट्रांजेक्शन्स आर ऑल्सो रिकॉर्डेड एंड दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड पर्सनल। अब जितने ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उसको पर्सनल बोला गया है।
इट इज डिस्क्राइब्ड अर्लियर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डेबिटर एंड क्रेडिटर। जो देने वाला है या लेने वाला है सबको हम लोग फिर इसको अलग अलग बांटते हैं। इन डेबिटर में क्या होगा, द डिटेल रिलेटेड टू ऑल द ट्रांजेक्शंस अबाउट द पीपुल टू होम द प्रोडक्ट एंड गुड्स आर सोल्ड, कैश इज गेन्ड आर रिकॉर्डेड। देखिए डेबिटर में क्या होगा, जितने भी ट्रांजेक्शंस जिस किसी को बेचा गया है, गुड्स सोल्ड किया है और कैश मिला है तो उसको डेबिटर्स में रिकॉर्ड होगा। क्लियर है। दस दिस इज एज द नेम सजेस्ट रिकॉर्ड द एंट्री ऑफ ए पर्सन रिसीविंग द कैश, क्योंकि वहाँ पर्सन क्या है, रिसीव कर रहा है। इन क्रेडिटर द डिटेल ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द पर्सन इन्वॉल्व इन द परचेजिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट पेइंग टू देम एक्सेट्रा आर द रिकॉर्ड। मतलब अगर मान लें कि कोई ट्रांजेक्शन पर्सन खरीदने के लिए परचेज कर रहा है गुड्स को क्रेडिट पर, जिसको पे करना है किसी को, तो क्रेडिटर में जाएगा। तो इस तरह से देखिए डेबिट क्रेडिट में आपको थोड़ा क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये था पर्सनल लेजर। अब है इम्पर्सनल लेजर। हियर द डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शंस वेयर पीपल आर नॉट इन्वॉल्व आर रिकॉर्डेड। अब यहाँ पर कोई पीपल इन्वॉल्व नहीं होगा इम्पर्सनल में। दस द डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शंस हियर आर मोर ओवर रिलेटेड टू इनकम, एसेट, एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ पर कोई पीपल इन्वॉल्व नहीं होगा, कितना इनकम हुआ, क्या एसेट है, क्या एक्सपेंस है। सो दिस इज नोन एज द इम्पर्सनल लेजर। फर्दर मोर द इम्पर्सनल इज डिवाइडेड इनटू कैश बुक एंड जनरल लेजर। अब देखिए इम्पर्सनल को दो भागों में बांटा गया है, कैश बुक और जनरल लेजर। कैश बुक में क्या होगा, ऑल द बैंक ट्रांजेक्शंस एंड कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। इसमें क्या होगा, जितने भी बैंक के कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शंस है सबको रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बुक में। वाइल इन द जनरल वन ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू द नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, डिटेल ऑफ डेबिटर एंड क्रेडिटर सब रिकॉर्ड होगा, जितना भी कैश का काम है तो कैश बुक में हो गया। दिस इज कॉल्ड जनरल because all the general entries are recorded here. Furthermore, the journal is divided into category name private and nominal. In private ledger, all the transactions related to liabilities and asset are recorded. आप देखिए इसमें जितने भी आपका liabilities और asset होगा सब रिकॉर्ड किया जाएगा। While in nominal, all the transactions related to the expenses and income of a person are recorded. तो इस तरीके से इम्पर्सनल लेजर में आप देख लिए जितने भी अलग अलग अकाउंट्स के जितने भी बैंक का ट्रांजेक्शन और कैश का ट्रांजेक्शन होगा सारा एंट्री यहाँ पर होगा, किसी पीपल का यहाँ एंट्री नहीं होगा। वो था किस में था, पर्सनल लेजर में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है मैकेनिक्स ऑफ पोस्टिंग। अब हम लोग जो लेजर डिवाइड कर दिए, लेजर बना लिए, लेजर में सारा हम लोग एक एंट्री कर दिए, बट पोस्टिंग जो उसमें पोस्टिंग मतलब जो एंट्री होता है उसका क्या मैकेनिक्स है, क्या उसका मैकेनिज्म, क्या प्रोसेस है। After the transactions are recorded in the journal, it is then posted in the principal book called a ledger. तो हम लोग देख लिए यहाँ पर कि जर्नल में जब रिकॉर्ड होने के बाद हम लोग सारा पोस्टिंग कहाँ कर रहे हैं, लेजर में, जो प्रिंसिपल बुक हमारा है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। जो जर्नल से बाद फिर लेजर अकाउंट में जब हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं, जो ट्रांसफर कर रहे हैं सारे एंट्रीज को, क्योंकि वहाँ पर अब लेजर में क्या है, अलग अलग हम लोग करना है, तो उसको बोलेंगे लेजर पोस्टिंग। बैलेंसिंग ऑफ लेजर इज कैरेड टू फाइंड आउट डिफरेंसेज एट द एंड ऑफ द ईयर। और याद रख, इसमें ध्यान देना है कि चूंकि जब हम लोग एक साल का जब देखेंगे तो देखेंगे कि कहाँ कैरी हुआ, मतलब उस साल का अकाउंट इधर आया या डिफरेंस हुआ, ये बैलेंस हम लोग को देखना है और ये पोस्टिंग के थ्रू हम लोग क्लियर कर पाएंगे। लेजर पोस्टिंग इज एंटरिंग इन्फॉर्मेशन इन द लेजर इन रिस्पेक्टिव अकाउंट फ्रॉम द जर्नल फॉर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। The account debited is posted on the debit side and the account credited is posted on the credit side of the same account. तो जब हम लोग इसको एंट्री करेंगे तो ध्यान रखना है कि जो डेबिट जो पोस्टेड होगा डेबिट साइड होगा और जो क्रेडिट पोस्टेड होगा क्रेडिट साइड होगा सेम अकाउंट में। दिस प्रोसेस इज कैरिड थ्रू आउट द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर द लेजर अकाउंट आर क्लोज्ड एंड अ टोटल एंड बैलेंस। आप जानते हैं कि हर एक साल का एक जब ईयर का एंड हो जाता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च चलता है, तो उस टाइम हम लोग पूरा लेजर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और फाइनली जैसे बैंक में देखते होंगे आप 31 मार्च के बाद क्लोज होता है, फिर वो कंप्लीट टोटल देखता है कि कितना बैलेंस है। तो ये सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ द लेजर अकाउंट। कुछ रूल्स हैं यहाँ पर एंट्री करने का लेजर में, 3 देखिए यहाँ पर रूल्स है। ए सेपरेट अकाउंट इज ओपन फॉर ईच अकाउंट, ध्यान रखना है हर अकाउंट के लिए एक अलग अकाउंट ओपन होगा। एंड एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल आर पोस्टेड इन रेस्पेक्टिव लेजर। और चूंकि जर्नल तो मेन हो गया, उसके बाद आपका हर एक अलग अलग अकाउंट के हिसाब से लेजर में एंट्री होते पोस्टिंग होते चले जाएगा। द वर्ड्स लाइक टू एंड बाई, ये टू और बाई यूज होता है जनरली, ठीक है। टू इज यूज किसके लिए होता है, डेबिट साइड कॉलम के लिए, ठीक है। बाई किसके लिए यूज होता है, क्रेडिट साइड कॉलम के लिए, ये ध्यान रखना है। टू बाई जनरली हम लोग अकाउंट्स में यूज करते हैं, ठीक है। दीज वर्ड्स कुछ मीनिंग नहीं है, बट हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेबिट और क्रेडिट अकाउंट के लिए। The account which is debit in the journal should also be debited in the ledger book.
जैसे अगर मान लीजिए कि जनरल तरफ डेबिट हुआ तो वो लेजर बुक में भी डेबिट होगा, बट द रेफरेंस शुड बी ऑफ रिस्पेक्टिव क्रेडिट अकाउंट। लेकिन उसको क्रेडिट अकाउंट में भी हम लोग को रेफरेंस दिखाना है कि वहाँ से भी क्रेडिट हो रहा है, तभी जाके बैलेंस होगा। अब इसको जब बैलेंस का बात आया तो देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट कैसे बैलेंस होगा। एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर ऑल द अकाउंट्स विच आर ऑपरेटेड इन द लेजर बुक आर क्लोज। साल के एंड में हर एक लेजर बुक क्लोज हो जाएगा, टोटल होगा, बैलेंस देखा जाएगा। अब वहाँ पर देखा जाए कहीं डिफरेंस तो नहीं डेबिट क्रेडिट अकाउंट में। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हेवी टोटल अगर लाइटर, अगर दोनों में डिफरेंस अगर ज़्यादा या कम हुआ, ठीक है, तो देखेंगे कि कितना ज़्यादा, अगर हेवियर है या लाइटर थोड़ा सा है, तो दोनों को हम लोग चेक करेंगे। तो कुछ स्टेप्स है जो बैलेंसिंग लेजर अकाउंट को देखते हैं। सबसे पहला जो है, कैलकुलेट द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम सेपरेटली ऑन ए रफ शीट। मतलब मिस्टेक ना हो तो एक पहले से अलग से एक शीट पर डेबिट क्रेडिट कॉलम को अलग से कैलकुलेट कर लीजिए। अब यहाँ पर डिफरेंस मिला लीजिए कि हेवियर टोटल मतलब ज़्यादा में डिफरेंस है या कम डिफरेंस है। तो अगर मान लीजिए कि हेवी टोटल ज़्यादा है और लाइटर टोटल में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए कि कितना डिफरेंस है, तो उसको बोलेंगे बैलेंस अमाउंट। इफ़ द टोटल ऑफ द डेबिट साइड इज हेवियर, मान लीजिए कि डेबिट साइड अगर ज़्यादा है क्रेडिट साइड के मुकाबले, तो बैलेंस किधर का आएगा, डेबिट बैलेंस। और अगर उसको फिर हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे अगर लोअर अमाउंट हुआ तो देखिए अब यहाँ पर उसको कैसे लिखेंगे, बाई बैलेंस सी डी, ठीक है, और बाई बैलेंस सी फिर एफ डी। सी डी का मतलब हो गया कैरिड डाउन, मतलब वहाँ से पैसा इधर ट्रांसफ़र होगा, और एफ डी मतलब कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये एक्चुअल टर्म यूज होता है, तब जाके दोनों बैलेंस हो पाएगा। सिमिलरली इफ द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन दैट ऑफ डेबिट साइड टोटल, मान लीजिए कि अगर क्रेडिट साइड अगर डेबिट साइड टोटल से ज़्यादा हो गया तो फिर इधर क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट अगर जो भी अमाउंट होगा तो उसे कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी, ठीक है। सी डी मतलब देख लेते कैरिड डाउन, और टू बैलेंस सी एफ डी मतलब कैरिड फॉरवर्ड, मतलब वहाँ से इधर आया, तब जाके बैलेंस होगा। वेंस वी गेट द हेवियर टोटल इट शुड बी रिटेन इन बोथ द कॉलम्स टोटल। मान लें कि एक बार टोटल मिल गया तो दोनों तरफ हम लोग लिख लेंगे, टोटल कर लेंगे। ड्रॉ डबल लाइन अक्रॉस द टोटल बिलो द अमाउंट विच इंडिकेट्स द अकाउंट इज क्लोज एंड बैलेंस। फिर उसको हम लोग टोटल वहाँ पर शो करके और क्लोज करेंगे, बैलेंस करेंगे। लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करेंट ईयर, सो इफ देयर इज डेबिट इट शुड बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंट। तो लास्ट ईयर हम लोग यहाँ दिखाएंगे कि ये अब करेंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है, चूँकि पैसा ऑलरेडी वहाँ पर बच गया था बैलेंस के लास्ट में फाइनली क्लोज करते वक्त। अब उसको अगर फिर दिखाना होगा तो बैलेंस बी डी मतलब दिखाएंगे। अगर बी डी का मतलब वहाँ से हम लोगों ने क्या किया, बैलेंस जो है जो था वहाँ पर वो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ नीचे क्लियर किया। हियर बी डी मीन्स ब्रॉड डाउन, मतलब वहाँ से पैसा आया जो लास्ट ईयर में जब क्लोज हुआ था इतना पैसा बच गया था। एंड बी एफ डी अगर मान लीजिए कि वो पैसा जब इधर जब आया तो फिर ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब वहाँ से हम लोग फिर आगे अब इस साल का जो नेक्स्ट ईयर का जो अकाउंट है उसमें वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ बैलेंसिंग लेजर का हम लोगों ने देखा। एक एग्जाम्पल हमने लास्ट में दिखाया है, जो देखिए एक सिंपल एक स्टेशनरी अकाउंट हम लोगों ने लिया, जैसे 31/12/17 में एक पूरा कंप्लीट एक स्टेशनरी अकाउंट नया क्लोज हो गया, मतलब 31/12 को, ठीक है। अब 18 देखिए 1 जनवरी से नया अब हम लोग उस साल से फिर बनाएंगे, मतलब जो एक साल का जब हो गया तो हमारा नया अकाउंट हमारा यहाँ से एंट्री होगा। तो देखिए 1 जनवरी को स्टॉक इन हैंड, तो 480 का अमाउंट हमारे पास स्टॉक इन हैंड था, मतलब जब 31/12 को क्लोजिंग हुआ तो हमारे पास स्टॉक कितना था, 480 का। 5 अप्रैल को कुछ परचेज हुआ चेक के थ्रू 800 का। फिर 15 नवंबर का कुछ परचेज हुआ कमल स्टेशनरी से क्रेडिट पर 1280 का। और फाइनली 31 दिसंबर को स्टॉक इन हैंड 240 था। मैंने एक सिंपल 4 हमने ट्रांजेक्शन दिखाया एक साल में। अब देखिए सॉरी इसको मैंने यहाँ पर आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि यहाँ देखिए ये थोड़ा सा लेट हो गया, खैर इसको आप देख लीजिएगा। जो अभी हमने जितना बताया ये एक्चुअली जो प्रॉब्लम था, अब इसको सॉल्व हमने लास्ट स्लाइड में किया है, इसको आप क्लियर समझ लेंगे, आगे पीछे करके आप देख लेंगे स्लाइड को। अब देखिए जो सॉल्व हमने किया यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में डेबिट डी आर जो दिख रहा है वो डेबिट साइड है, सी आर मतलब क्रेडिट साइड। तो 18 का देखिए, अब देखिए 1 जनवरी को जो दिखाया हमने तो बैलेंस बी डी मतलब ब्रॉड वहाँ से ब्रॉड डाउन आया था। अब स्टॉक इन हैंड मेरे पास था पहले से 480 था तो 480 दिख रहा है जो लास्ट ईयर का जो बैलेंस बचा था, ठीक है। फिर अप्रैल 5 को मैंने बैंक अकाउंट से वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, कुछ स्टेशनरी खरीदा चेक के थ्रू तो 800 का वहाँ दिखाया। फिर कमल स्टेशनरी से हमने लिया 1280 का। तो इस तरह 3 ट्रांजेक्शन हम लोगों ने किया जिसमें 2560 का टोटल हुआ 18 में। फिर अब देखिए उसको बैलेंस कर रहे हैं लोग क्रेडिट में। तो चूंकि 31 दिसंबर चूंकि जब हम लोग उधर से जब फाइनली जब हम लोगों ने हिसाब कर रहा है तो 31 दिसंबर को चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए चूंकि 2560 हमारा टोटल था तो अब यहाँ पर चूंकि बैलेंस जो बच गया 240, चूँकि यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया वहाँ पर कि स्टॉक इन हैंड कितना बचा 240, तो 240 के अलावा जितना भी अमाउंट था वो क्या हो गया हमारा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया, या तो प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसमें प्रॉफिट अकाउंट में 2320 रुपया, और बैलेंस कितना बच गया 240। तो 2560 देखिए दोनों बैलेंस हो गया। अब जब हम लोग 1 जनवरी 2019 से फिर स्टार्ट करेंगे तो अब वो चूँकि 240 जो हमारा बचा, फिर देखिए यहाँ पर 2 बैलेंस BD मतलब क्या हो गया, अब हम लोग वहाँ से ले आए, वहाँ से मतलब वो आपका ब्रॉड डाउन आ गया, मतलब वो पैसा आपके अगले 19 वाला जो अकाउंट है फिर वहाँ से ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी सिंपल हम लोग लेजर बनाया और उसको हम लोगों ने एंट्री करके यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा। ठीक है, तो आज हम लोग ये सारा हम लोग लेजर और जर्नल के बारे में पढ़े। ठीक है, अब जो भी इसमें जो डाउट है फिर हम लोग क्लास में कंप्लीट क्लियर करेंगे, तब तक आप इसको पढ़िए। थैंक यू। फिर आगे हम लोग और दूसरे लेक्चर के साथ हम लोग फिर आगे वीडियो में आएंगे। ओके, थैंक यू।